नमस्कार दोस्तों, युवा तरंग कार्यक्रम के एक और एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का विषय है युवा, केमिस्ट्री और तंबाकू निषेध। आज हम बात करने वाले हैं तंबाकू निषेध के बारे में। जैसा हम जानते हैं कि हाल ही में राजस्थान सरकार ने तंबाकू उत्पादों के बिक्री पर रोक लगा दी है और राजस्थान में अब इनकी बिक्री पर रोक लगा दी गई है, साथ ही विज्ञापनों पर भी रोक है। इसी बारे में आज हम और बात करेंगे हमारे जो अतिथि आए हैं उनके साथ। हमारे साथ हैं राजस्थान वॉलंटरी हेल्थ एसोसिएशन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मिस्टर सत्येंद्र चतुर्वेदी। सर, स्वागत है आपका शो में। हमारे दूसरे मेहमान हैं वरिष्ठ मनोचिकित्सक डॉक्टर अनिल तांबी। नमस्कार। इनके साथ हमारा साथ देंगे केमिस्ट्री के प्रोफेसर डॉक्टर सारांश कालरा। नमस्कार। और हमारे विद्यार्थी प्रतिभागी हैं मिस्टर हृदय कुमार। वेलकम टू द शो। शो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे तंबाकू पर लगाए गए बैन के बारे में। सत्येंद्र जी, आपसे जानना चाहूंगी कि ये बैन कब लगाया गया है और क्या है इसके प्रोविजंस? देखिए मित्रों, बात यह है कि विश्व युद्ध में जितने लोग 4 साल के दौरान मरे थे, करीब करीब उतने लोग तंबाकू उत्पादों से उत्पन्न बीमारियों के कारण 1.5 साल में ख़त्म हो जाते हैं। पूरी दुनिया में लगभग 40 लाख लोग प्रतिवर्ष तंबाकू उत्पादों के सेवन से होने वाले रोगों के कारण मरते हैं। आपको ये जानकर के आश्चर्य होगा कि दुर्घटनाओं में, आत्महत्याओं में लगभग 150 लोग, सड़क दुर्घटनाओं में 300 लोग, लेकिन तंबाकू उत्पादों के कारण 3000 लोगों की मौतें होती हैं। जो अभी 2010 में गेट्स सर्वे हुआ था, यानी विश्व वैयक्तिक जो सर्वे हुआ था, उसमें ये ज्ञात हुआ कि राजस्थान जैसे राज्यों में जहां 18 लोग तंबाकू का या धूम्रपान करते हैं, वहीं 40% लोग सेकेंड हैंड स्मोकिंग यानी अप्रत्यक्ष धूम्रपान के शिकार होते हैं। अप्रत्यक्ष धूम्रपान से मतलब मेरा बहुत साफ ये है कि मैं सिगरेट पीऊं और आप मेरे बगल में बैठे हैं तो आपको निकोटिन अप्रत्यक्ष रूप से धुआं के माध्यम से आपकी सांस में जाए। जी, ये सेकेंडरी स्मोकिंग की बात सर आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही है। चौंका देने वाले आंकड़े हैं। जाहिर सी बात है दर्शकों, आपने देखा कि सेकेंडरी स्मोकिंग से बहुत सारे लोग हैं जो इफेक्ट होते हैं। हम बात करेंगे सर अनिल जी से आपसे कि आप बताएं कि जो ये तंबाकू की दिक्कत है, तंबाकू की लत एक बार किसी को लग जाती है, उसे किस तरीके से छुड़वाया जा सकता है, क्या किया जाए उसके लिए? देखिए, तंबाकू की लत एक बार लगने के बाद में उसको छोड़ना एक मुश्किल कार्य है ना, पर असंभव नहीं है। तो मेरा सब लोगों से आग्रह है कि आपकी लाइफ का रिलेटिवली स्ट्रेस फ्री पीरियड हो, फ्री पीरियड हो, वो समय चूज करें, है ना। आप तय करें कि इस नशा करने से मेरे को ये हानि हो रही है, मेरे परिवार को ये हानि हो रही है, और मेरे को पूरा कोशिश करने के बाद इससे मुक्ति पानी है। इसके बाद में जब एक बार आपने डिटर्मिनेशन कर लिया है, तो आप अगर 2, 4, 5 दोस्तों के साथ अगर नशा करने वाले हैं और मिलजुल करके छोड़ने की कोशिश करते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। आप सब लोगों को अपने इंटेंशन से व्यक्त करें, फ़ोन करके बताएं कि मैं अमुक तारीख से नशा छोड़ने वाला हूं। तो जितने ज़्यादा लोगों को आप इन्फॉर्म कर देंगे, आपकी जो प्रतिबद्धता है उतनी ही अधिक बढ़ती जाएगी। स्वयं के स्तर पे कोशिश करने के बाद अगर आप नशा छोड़ते हैं, अगर आप हल्की मात्रा में नशा लेते हैं, तो अधिक से अधिक जो नशा छोड़ने की जो तकलीफ़ें हैं वो 7 दिन तक आपको प्रभावित करती है ना। और आपको ऐसा लगता है कि पूरी कोशिश करने के बावजूद भी जो नशे को छोड़ने से जो तलब उत्पन्न होती है, जो फिजिकल सिम्टम्स और साइकोलॉजिकल सिम्टम्स होते हैं, वो नहीं छोड़ पाते हैं। तो हमारे पास में कुछ ऐसी औषधियाँ हैं जिससे नशे की तलब को 50 से 60% तक कम किया जा सकता है। यहाँ हम सारांश जी आपसे बात करना चाहेंगे कि किस एज के और किस प्रवृत्ति के लोग, आपको क्या लगता है कि कौन सा जो ग्रुप है, इस तरह का कौन सा ग्रुप है जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है इस आदत से? 15 से 35 वर्ष तक की जो हमारी युवा पीढ़ी है वो सबसे ज़्यादा इस तंबाकू के सेवन से प्रभावित हो रही है। इसके कुछ कारणों की अगर हम बात करें तो बहुत छोटी एज में एक बार उस कष्ट को, उस धुएं को उड़ाना शायद अपने दोस्तों के बीच में एक उसको एक स्टाइल आइकन बनाता है। शायद वो एक बहुत बड़ा रीज़न है कि सबसे पहली शुरुआत उसी से होती है।
और उसके बाद धीरे 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 स्टेजेस के अंदर आते आते एक समय, एक ऐसा टाइम, एक ऐसा फेज उसकी लाइफ में आता है कि तंबाकू का सेवन उसके जीवन का सेवन बन जाता है। जी, और ये जो एज है मतलब 12 to 20 की एज है जिसमें कि शुरुआत होती है इस आदत की, आपको क्या लगता है कि कुछ केमिकल रीजंस भी हो सकते हैं, बॉडी फॉर्मेशन के, फिजियोलॉजी भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? बिल्कुल सही बात है। अगर हम बात करें कि 12 से 20 साल के अंदर तो सबसे ज़्यादा बॉडी में जो चेंजेस आते हैं वो सबसे पहले 12 ईयर्स के अंदर ही स्टार्ट होते हैं। हमारी बॉडी में कुछ ऐसे हार्मोन्स हैं, जैसे अगर हम बात करें कुछ हमारे जो ग्लैंड्स होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, उससे कुछ इस तरह के सेंसिटिव हार्मोन्स निकलते हैं कि हम कुछ अलग प्रूफ करना चाहते हैं। उस प्रूफ में जो सबसे पहला आज की युवा पीढ़ी दिखा रही है वो या सोच अपनी सबके सामने प्रभावित हो रही है, वो सबसे पहली चीज़ यही है कि शायद ऐसा माना जाता है कि अगर हम धुएं के कश या निकोटीन या जर्दे को खाएंगे तो शायद हम अपनी पूरी सोसाइटी में सबसे अलग महसूस करवाए जाएंगे। जी, तो हृदय, आपको क्या लगता है कि सारांश ने जो बातें कही वो सही हैं, और क्या आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? जी बिल्कुल, इसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि सामाजिक रूप से हमें इसे एक बुराई के रूप में लेना चाहिए। ना तो ये सरकार का मुद्दा है और ना ही व्यक्तिगत तौर पे पर्टिकुलर किसी एक आदमी को या जो नशा करते हैं उनको दोषी ठहराया जा सकता है। इसे हमें इस स्तर पे लेना पड़ेगा कि जब हमारी डिमांड ही नहीं होगी तो प्रोडक्शन का हम करेंगे क्या? नशे को कहें ना और जीवन को कहें हाँ। इसे सामाजिक बुराई के रूप में लेंगे तो हमें अपने घर परिवार से सबसे पहले ये स्थिति देखने को मिलेगी, भाई तुम ये क्यों कर रहे हो, तुम ऐसा नशा क्यों कर रहे हो, तुम गुटखा जर्दा या बीड़ी सिगरेट या पान तंबाकू क्यों इस्तेमाल कर रहे हो। सरकार ने यदि प्रतिबंध लगा दिया तो दूसरी जगह से प्रोडक्शन होगा, तस्करी होगी गुटखे की, विभिन्न प्रकार की जो कालाबाजारी होगी वो होगी, दूसरे लोगों की जेबें भरेंगी। जो इसका उपयोग कर रहा है वो तो इसके प्रभाव से, चाहे वो स्वास्थ्य के रूप से हो चाहे वो आर्थिक रूप से हो, वो तो प्रभावित हो ही रहा है। सत्येंद्र जी, हम देखते हैं कि युवा पीढ़ी के प्रतिनिधि हैं हृदय, और इनका ये मानना है कि सरकार ने जो बैन लगाया है वो काफ़ी नहीं है। आपको क्या लगता है सर कि एक तो ये बैन के जो लीगल एस्पेक्ट्स हैं, सबसे पहले हम उन्हें डिस्कस करें, और साथ ही सर आप बताएं कि आप किस तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम्स चला रहे हैं? हमारे यहाँ कई बार जानकारी अपने आप में चीज़ों को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं होती। विश्व वैयक्तिक सर्वे की जो गेट्स की मैं आपको बात कर रहा हूँ, उसमें 92% लोग ये मानते हैं कि तंबाकू का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, जानते हैं, उसके बावजूद भी वो सेवन करते हैं। तो कई बार चीज़ों को रोकने के लिए कानून भी अपने आप में एक बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है ना। तो 2003 में जो कानून बना था कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों को ना तो तंबाकू बेची जा सकती है ना वो बेच सकते। वो 100 गज के दायरे में, स्कूल के किसी भी शिक्षण संस्थान के 100 गज के दायरे में वो तंबाकू की बिक्री को प्रतिबंधित करते हैं, है ना। और अभी जो खास करके जो खाद्य सुरक्षा कानून हमारा 2011 आया है, वो ये कहता है कि किसी भी खाद्य पदार्थ में निकोटिन या तंबाकू मिलाई नहीं जा सकती। जो वर्तमान में गुटखे को या पान मसाले को प्रतिबंधित करने की जो बात की जा रही है, वो खास करके 2011 का जो खाद्य सुरक्षा कानून है उसको लेकर के की जा रही है कि उसमें वो ये, और माननीय सुप्रीम कोर्ट हमारा ये मान चुका है कि मुंह के द्वारा खाया हुआ कोई भी पदार्थ है वो खाद्य पदार्थ है। और गुटखा क्योंकि मुंह के द्वारा खाया जाता है, पान मसाला मुंह के द्वारा खाया जाता है, इसलिए उनमें किसी भी हालत में तंबाकू या निकोटिन नहीं मिलाई जा सकती। तो राज्य सरकार ने अभी जो प्रतिबंधित किया है वो इसी कानून को लेकर किया गया है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि कानून की कुछ अपनी कमजोरियां हैं, कहीं ना कहीं लूपहोल होती है। तो पैसे के जो अंधे व्यापारी हैं, जो खास करके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं अपने आर्थिक कारणों से, वो इन लूपहोलों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यदि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी और सामाजिक संगठन दोनों मिलकर के यदि ये काम करें तो उस कानून की भी अपनी एक उपयोगिता रहती है। जैसे अभी हम लोग जयपुर के संदर्भ में बात कर सकते हैं कि जयपुर में पुलिस कमिश्नरेट हमारे नोडल अफसर हैं तंबाकू निरोध के लिए, और उन्होंने ये तय किया है कि हम दिसंबर तक तंबाकू पदार्थों की बिक्री बंद करा देंगे सार्वजनिक स्थानों पर। और सामाजिक संगठनों ने मिलकर के जो अभी स्क्वाड बनाए हैं, जो छापामारी का काम कर रहे हैं सार्वजनिक कानून का उल्लंघन करने वालों, तो उसके बड़े अच्छे परिणाम सामने आए हैं। सकारात्मक नजरिया रखना बहुत जरूरी है। और यहाँ हम दर्शकों के लिए एक बात रेखांकित कर दें कि हुक्का के उपयोग पर भी बैन लग चुका है, इस पर भी रोक है। ये तो बात है सर लीगल एस्पेक्ट्स की। अनिल जी, आपसे जानना चाहेंगे साइकोलॉजिकली कितना ज़रूरी है कि ये जो सारे बैन्स लगाए जाते हैं, सरकार की तरफ से जो इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, उन्हें इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारी मनोविज्ञान कितना इम्पोर्टेंट होता है?
देखिए, दुनिया में दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं। एक जो ऑटोमेटिक मोड में जीवन जीते हैं और दूसरे जो अवेयरनेस में रह कर के जीवन जीते हैं, जी, है ना। जो ऑटोमेटिक मोड में रहकर जीवन जीते हैं, उनके जीवन में क्या चल रहा है, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, और वो मन में एक सच्ची खुशी, सच्ची शांति, और वो क्या स्वास्थ्य की ओर और जीवन में उन्नति की ओर अग्रसर हो रहे हैं, इस बात के लिए उनमें जागृति रहती है, अवेयरनेस रहती है। और किसी भी पॉइंट पे ऐसा लगता है कि भी उनका जीवन अपने मकसद से भटक रहा है, तो उन कारणों को जान करके और तुरंत उसको ठीक करने की, रेक्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, है ना। दूसरे जो ऑटोमेटिक मोड में रह कर के जीवन जीते हैं, उनके जीवन में क्या चल रहा है उनका पता नहीं रहता है, और काफ़ी लंबा समय गुजारने के बाद में उनको एहसास होता है कि यार मैं इतनी दूर तक जीवन में पतन की ओर, अस्वास्थ्य की ओर, असंतोष की ओर आ चुका, है ना। तो शुरू से ही अगर बच्चों को जीवन जीने की कला सिखाई जाए कि कैसे जागृति में रह करके अपने को जीवन जीना है ना, कैसे कैसे जब बड़े होंगे तो उनके जीवन में प्रलोभन आएंगे, उनके ऊपर दोस्तों के दबाव आएंगे, उन दोस्तों के दबाव का कैसे सामना करना है उनके इमोशंस को हर्ट किए बिना। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि अगर अपन बच्चों को जीवन जीने की कला सिखाएं शुरू से ही, है ना, और आने वाले जो प्रलोभनों से बचने का एक अपने उनको तरीका बताएं, है ना, तो बहुत अच्छे से अपन इसको प्रिवेंशन कर सकते हैं। नशे का प्रिवेंशन ही उपाय है, इसका ट्रीटमेंट नहीं है। एक बार अगर किसी को आदत पड़ जाती है तो उसमें लाइफ लॉन्ग आदत पड़ती है। बीच में भले वो कुछ साल, 2 साल, 4 साल के लिए छोड़ देता है, परंतु जैसे ही उसको मौका मिलता है उसमें दोबारा शुरू करने की संभावना काफ़ी अधिक बढ़ जाती है। जी, जैसा सर आपने कहा कि लत लग जाती है, एक बार अगर किसी ने आदत डाल ली तो फिर उसे छुड़ाना बहुत ही मुश्किल है और प्रिवेंशन ही ओनली उपाय है। यहाँ सारांश जी आप बताएं कि हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, दर्शकों के लिए ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। देखिए, मैं आपको सबसे पहले बताऊं, निकोटीन जिसकी हम निकोटीन की जिसकी बात करते हैं, जो ज़्यादातर तंबाकू पदार्थों में मिलता है, उसमें अगर कुछ केमिकल्स की बात करें तो उसमें कोल्टार, मरकरी, आर्सेनिक और सबसे मेन चीज़ कैटिचॉल और पैरागेलोल मिलाया जाता है। कैटिचॉल के प्रभाव की अगर बात की जाए तो वो इतना खतरनाक और इतना खतरनाक है कि अगर हम ब्लेड और चांदी के, स्टील के सिक्के तंबाकू के अंदर कुछ दिनों के लिए रख दें तो करीबन 1.5 से 2 दिन बाद पूरे स्टील के जो टुकड़े होते हैं उनके भी बहुत छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे। तो अगर स्टील को तंबाकू यानी कैटिचॉल या पेरिगेलोल अगर केमिस्ट्री की भाषा में कहा जाए तो 2 दिन के अंदर पूरा निस्तनाबूद कर देता है, तो हमारे अंदर के आंतों, हमारे अंदर के सेल्स जो कि बहुत कम नैनोमीटर या मिलीमीटर में बने हुए हैं, उनको अगर अंदर जाकर बात करें तो कैटिचॉल उसको बिल्कुल ख़त्म कर देता है। तो एक बार सोचें कि मैं दर्शकों से सबसे यही आग्रह करना चाहूँगा कि इसके दुष्परिणाम सिर्फ लंग डिजीज़ के रूप में या कैंसर के रूप में ही नहीं है, आने वाले जनरेशन के रूप में रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी जो है और रोग प्रतिरोधक क्षमता भी इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। और जैसा मैंने अभी आप सब दर्शकों को एक एग्जाम्पल के रूप में बताया, एक उदाहरण बताया कि एक सबसे मेन प्रभाव जो कैटिचॉल, पैरागेलोल या निकोटीन का है वो है कि मस्तिष्क को भी कुछ समय बाद ये धीरे धीरे इतना ख़त्म कर देता है कि आपके सोचने और स्मरण शक्ति इतनी कम हो जाती है कि जीवन का आनंद छोड़िए, जीवन स्वयं आपको एक बोझ लगने लगा। यानी सिंपल सी चीज़ है कि सिर्फ फिजिकल ही नहीं, मेंटल इफेक्ट्स भी होते हैं तंबाकू के, और ये सारी की सारी जो नशे की आदतें हैं वो बहुत बुरी तरह से इफेक्ट करती हैं मेंटल एंड फिजिकल सिस्टम को। सत्येंद्र जी, आपसे जानना चाहूँगी, जैसा आपने बताया कि अवेयरनेस प्रोग्राम्स आपके एसोसिएशन के थ्रू आप लोग करते हैं, उन प्रोग्राम्स पे किस तरीके से अवेयरनेस फैलाई जाती है, कौन से मीडिया का आप यूज़ करते हैं और कितना अवेयरनेस फैलाने में सक्सेसफुल हैं ये? देखिए, इससे पहले मैं एक चीज़ को और आपको रेखांकित करना चाहूँगा कि 1990 में जो हमारे यहाँ मृत्यु के कारण थे उनमें लगभग 56% कारण कम्युनिकेबल डिजीज, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ को लेकर के थे और 29% नॉन कम्युनिकेबल के थे। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मानना ये है कि 2020 में ये स्थिति बिल्कुल बदल जाएगी। करीब 56% जो मृत्यु के कारण होंगे वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के होंगे, यानी कैंसर, हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, श्वास, अस्थमा और इस तरह की जो बीमारियां होंगी। और इनमें जो मुख्य कारक है इन सब बीमारियों का वो है तंबाकू।
जी। तो तंबाकू एक बहुत बड़ा कारण होगा 2020 तक मृत्यु के लिए, यानी 57% लोग इन बीमारियों से मरेंगे। तो ऐसी स्थिति में आज से यदि हम लोग वातावरण बनाना चालू करेंगे तो जाकर के कहीं हम लोग 2020 की स्थिति को नियंत्रित कर पाएंगे, है ना। अब हम लोग ये मानते हैं कि भाई एक बीड़ी, है ना, और 2 सिगरेट, यानी एक बीड़ी से यदि हमें श्वास संबंधी बीमारी ज्यादा, कैंसर ज्यादा होता है, वो 2 सिगरेट के बराबर होता है। लेकिन यदि एक सिगरेट यदि रोज पिए और 2 बीड़ी पिए तो हार्ट अटैक ज्यादा होता है। तो अब इसमें ये विश्लेषण नहीं किया जा सकता कि सिगरेट पीना ज्यादा अच्छा है या बीड़ी पीना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि दोनों की दोनों चीजें स्वास्थ्य के लिए बराबर की हानिकारक हैं। जी। तो ऐसी स्थिति में वातावरण बहुत महत्वपूर्ण है। अब इसमें 2-3 चीजें हैं, जैसे आज की तारीख में पिछले कुछ दिनों से मीडिया ने एक प्रभावी भूमिका राजस्थान में अदा की है और मीडिया के कारण ही गुटखे और पान मसाले पर प्रतिबंध लगा है। तो मीडिया एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है, इसमें कोई शक नहीं, और हम उसका इस्तेमाल पूरी तौर पर करते हैं। सामाजिक संगठन, परिवार पहली इकाई है जहां से कि बच्चों में, है ना, अच्छी या बुरी आदतें लगती है। हम लोग जाने अनजाने ये करते हैं कि बच्चों को कह देते हैं भाई ले बीड़ी जला ला, और चूल्हे में जाता है, मुंह से सुलगाता हुआ आता है, तो अप्रत्यक्ष रूप से वो उस समय से उस तंबाकू का आदी होने लग जाता है। तो परिवार में परिवर्तन करना पड़ेगा, समाज में परिवर्तन करना पड़ेगा, मीडिया को भूमिका अदा करनी पड़ेगी, और राज्य की तो प्रमुख भूमिका है ही, क्योंकि राज्य का बहुत बड़ा बजट है ना, वो इस तरह की बीमारियों से निपटने में खर्च हो रहा है। जी सत्येंद्र जी, यहाँ जानना चाहूंगी कि क्या गवर्नमेंट कोई हेल्पलाइन भी चलाती है इस तरह की लत को रोकने के लिए? देखिए, बिल्कुल आज की तारीख में भारत सरकार की एक बड़ी हेल्पलाइन है जो आपको पुनर्वास केंद्रों के बारे में जानकारी देती है, क्योंकि कई बार ये होता है कि इच्छा होती है लेकिन हमको सपोर्ट या सहायता नहीं मिल पाती, जिसके कारण भी कई बार हम लोग नहीं छोड़ पाते हैं, क्योंकि तंबाकू अपने शरीर का एक आदत पैदा कर देती है। आदत को छोड़ने के लिए चिकित्सा सहायता की तो हेल्पलाइन हमारी ये है भारत सरकार की 1800-110-456, ये हेल्पलाइन है, जिससे कभी भी किसी भी समय कोई भी नौजवान चीजों को शेयर कर सकता है और तंबाकू से मुक्ति में अपनी सहायता ले सकता है। जी, हमारे दर्शक स्क्रीन पर देख सकते हैं ये नंबर जो सर ने बताया हेल्पलाइन नंबर है, ये आपके सामने फ्लैश हो रहा है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। कोई भी आपके रिलेटिव हैं, कोई आपके फ्रेंड हैं, आप खुद हैं, यदि तंबाकू की लत से छुटकारा पाना चाहते हैं तो इस नंबर पर संपर्क करें और आपको पूरी हेल्प दी जाएगी। आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। सर, आपसे बात करना चाहूँगी। अनिल जी, जैसा सर ने बताया कि बच्चे में सेकेंडरी स्मोकिंग की आदत धीरे धीरे पड़ जाती है, उसके बाद आदत पड़ती जाती है कि वो खुद उन चीज़ों का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है, कंजम्पशन होने लग जाता है। एक दिक्कत ये भी सोसाइटी में देखने आ रही है कि फीमेल इन्वॉल्वमेंट भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो गुटखा, तंबाकू उत्पाद ये सब ले रही हैं। आपको क्या लगता है इस बारे में? देखिए, महिलाओं में भी जो सिगरेट की और गुटखे की लत बढ़ रही है वो एक निर्विवाद सत्य है ना। इससे उनका स्वास्थ्य तो बिगड़ता ही है, और जो अगर प्रेगनेंसी होती है उनमें तो उनके जो बच्चे का वजन कम होता है और उस बच्चे में कई प्रकार की जन्मजात विकृतियां उत्पन्न होने की चांसेस भी बढ़ जाते हैं। इसलिए अब हमारा सबसे आग्रह ये है कि जो एक लाइफ स्टाइल है ना, ये जो भी अभी बात की है वो एक लाइफ स्टाइल डिजीजेज है। इसमें ओवरऑल लाइफ स्टाइल चेंज हो रहा है ना। एक अकेले किसी चीज़ को दोष देने के बजाय, अपन टुकड़ों टुकड़ों में प्रयास करने के बजाय एक इंटीग्रेटेड प्रयास करें कि जो अपने देश का, अपने परिवार का, अपने समाज का जो ढांचा बदल रहा है, जिससे तनाव बढ़ रहा है, कंपटीशन बढ़ रहा है, इस प्रकार की लत बढ़ रही है ना, और जो अपने एक सपोर्ट सिस्टम हुआ करते थे अपने परिवार के अंदर, है ना, जैसे कि अगर ये देखा गया है कि जिन बच्चों के माँ बाप अच्छा उदाहरण पेश करते हैं और अपने बच्चों को निस्वार्थ प्रेम करते हैं, है ना, उनके बच्चे बड़े ओपनली रहते हैं और जो भी एक्सपीरियंस होता है वो परिवार में आकर के शेयर करते हैं। जी, तो यहाँ हम देख सकते हैं कि महिला एक जो है वो तंबाकू का इस्तेमाल कर रही है, धूम्रपान कर रही है, तो वो अपने नवजात शिशु के लिए भी बहुत सारी दिक्कतों का कारण बन सकती है, बहुत सारी समस्याओं के लिए उत्तरदायी वो खुद होगी। यहाँ सारा जी आपसे जानना चाहूँगी कि एक प्रॉब्लम तो है स्मोकिंग की,
तंबाकू कोई पर्सन है, कोई बच्चा है, बड़ा है, यूज़ कर रहा है, अगर वो आदत छोड़ना चाहता है तो कई बार हम ये देखते हैं कि स्विचिंग करता है, वो दूसरी किसी और लत में पड़ जाता है। क्या ऐसी समस्या देखने में आती है? आपको क्या लगता है? कई बार ऐसे उदाहरण भी हमारे सामने आते हैं, जैसे स्टूडेंट्स को हम लोग देखते हैं कि अगर हम कई बार उनको गाइड करने की कोशिश करते हैं तो हमने देखा है कि कुछ टेम्पररी फेज के लिए शायद वो उस चीज़ को बंद भी कर दे। बिल्कुल। लेकिन कई बार ऐसे कई बच्चे हैं, ज़्यादातर जो हमने कारण भी देखे हैं, ज़्यादातर कई बच्चे डिप्रेशन के टाइम पर जब इस लत को छोड़कर वापस किसी ऐसी लत के अंदर यानी किसी ऐसी चीज़ में स्विच ऑफ ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं जो शायद उनके जीवन से ज़्यादा पूरे जो सोशल नेटवर्क है जी, उसको ज़्यादा ख़राब करता है। जैसे मैं कुछ एक उदाहरण आपको देना चाहूँगा। मैं उस स्टूडेंट का नाम तो नहीं लेना चाहता था, लेकिन वो तंबाकू खाया करता था। मैंने उसको एक दो बार उसको कई जगह एक दो बार देखा, मैंने उसको पकड़ा, मैंने पूछा, मैंने कहा यार गलत चीज़ है, इसको यूज़ नहीं करना चाहिए। जी। बोले सर मुझे सच में गुरुजी बुरा लगता है, मैं आज के बाद नहीं करूँगा। परंतु कुछ टाइम बाद मैंने उसको देखा, थोड़े एक करीबन ज़्यादा नहीं तो 2-3 महीने बाद ही मेरे को वो बच्चा नज़र आया। तो मैंने उसको एक बार निकोटीन की लत छोड़कर और सिगरेट और ड्रिंक की लत में इन्वॉल्व ज़्यादा देखा। तो मैंने देखा है कि अगर एक चीज़ छोड़कर स्विचिंग जो है स्टूडेंट्स के अंदर बहुत जल्दी यानी हमारे नौजवानों में आ रही है, और ये हमारे पूरे देश के लिए, पूरे विश्व के लिए बड़ी ही चिंता का विषय है। ये सारांश ने रेखांकित की है समस्या कि एक से दूसरी तरफ स्विचिंग ओवर हो रही है। तंबाकू की लत एक बार आपको लग गई तो आप उसे छुड़ा नहीं पाते हैं, बहुत दिक्कत आती है, बहुत प्रॉब्लम आती है। हृदय, आप बताएं कि क्या आपको लगता है मनोवैज्ञानिक अगर सोच आप डिसाइड कर लेते हैं कि आपको छोड़नी है तो आप छोड़ सकते हैं इस तरह की प्रॉब्लम्स? निश्चित रूप से, लेकिन उसमें हमें मनोवैज्ञानिक सोच के साथ साथ हमारा जो पारिवारिक क्षेत्र है, दूसरा सामाजिक क्षेत्र, जो हमारा आसपास का जो माहौल है उसका उसमें खासी इन्वॉल्वमेंट होता है, क्योंकि अपनी जो विल पावर जो होती है इंसान की, वो समाज में जाके सामाजिक जिन लोगों से वो मिलता है वो उसे खासी रूप से प्रभावित करते हैं, क्योंकि अपनी सोच वो अपने पे लागू कर सकता है, लेकिन वो एक जो सामाजिक स्तर जो होता है, जो एक की मेंटेलिटी लोगों की बनी हुई है कि नहीं यार ऐसा करने से ऐसा होता है, या ये हमारे जो सिस्टम में ये चीज़ सब चीज़ इन्वॉल्वमेंट चाहिए, या ये चीज़ हमारे डेली रूटीन में हमें चाहिए, या ये हमारी जो फैशन स्टेटस है, या यानी आप ये कह रहे हैं कि इंडिविजुअल के साथ साथ सोसाइटी का भी रोल है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अनिल जी, आपसे जानना चाहूंगी, रिहैबिलिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसको एक बार लत लग गई उसकी लत छुड़वाने के लिए आप लोगों की ज़रूरत भी पड़ती है। सर आप बताएं कि क्या किया जा सकता है मनोवैज्ञानिक तरीके के साथ साथ, और क्या क्या चीज़ें हैं जो कि इस लत को छुड़ाने में हेल्प कर सकती हैं? देखिए, अगर आपको निगेटिव एडिक्शन है तो आप अगर पॉजिटिव एडिक्शन डेवलप करते हैं तो वो उसको रिप्लेस कर सकता है ना। जैसे आपको अच्छी पुस्तकें पढ़ने की लत लग सकती है, आपको सोशल सर्विस करने की लत लग सकती है ना, आपको एक्सरसाइज की अगर लत लगती है, तो ये कुछ ऐसे पॉजिटिव एडिक्शंस हैं जिनको अपना करके आप नेगेटिव एडिक्शन से छुटकारा पा सकते हो। दूसरा, अगर कोई साथ साथ मानसिक बीमारी है, जैसे एंजाइटी की है, डिप्रेशन की है, या और कोई प्रॉब्लम है, तो उसका अगर आप इलाज करवाएंगे तो उससे आपको फ़र्क पड़ेगा। जी। तीसरा, व्यक्ति में बदलाव लाने के लिए एक पॉजिटिव एनर्जी की ज़रूरत होती है। वो पॉजिटिव एनर्जी पॉजिटिव थिंकिंग से और घर वालों के द्वारा अगर उस व्यक्ति को पॉजिटिव फीलिंग्स दी जाती है, पॉजिटिव वाइब्रेशंस दिए जाते हैं, तो उसकी नशा छोड़ने की संभावना भी बढ़ जाती है। बैन तो लग गया है गुटखा उत्पादों पर क्या ये आप कोई और सलाह, कोई उपाय बताना चाहेंगे, कुछ और सजेस्ट करना चाहेंगे, सुझाव देना चाहेंगे? देखिए, मेरा तो सुझाव सबसे पहला तो नौजवानों के लिए यही है कि आप ये तय करें कि आपका शरीर जो ईश्वर ने आपको दिया है वो आपका अपना है या किसी तंबाकू कंपनी का है। यदि आपने किसी तंबाकू कंपनी को गिरवी रख दिया है तब तो तंबाकू कंपनी आपके शरीर को नियंत्रित करेगी, और यदि अपना स्वयं का है तो आपने मन पर नियंत्रण कीजिए, और यदि बुरी आदत लग भी गई है तो उसको छोड़िए। और छोड़ने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा, यदि बीमारी है, देखिए नशा कभी भी आदत नहीं है, नशा अपने आप में एक बीमारी है, और उसको बीमारी मानिए और बीमारी के लिए उपचार के लिए
किसी भी विशेषज्ञ के पास जाइए, यदि अच्छे डॉक्टर के पास जाएंगे, सवाई मानसिंह हॉस्पिटल में भी एक पुनर्वास केंद्र है, करीब करीब सभी अस्पतालों में पुनर्वास केंद्र है, कई गैर सरकारी संस्थाओं के पास में पुनर्वास केंद्र हैं, उनकी मदद लेकर के आप छोड़ सकते हैं। लेकिन मेरे पास, मैं तो बड़ा पॉजिटिव ढंग से देखने वाला आदमी हूं, मैंने तो ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने 50-50 की उम्र में भी तंबाकू या दूसरे नशों को बड़ी मजबूती से छोड़ा है। जो तंबाकू की लत से जूझ रहा है उसकी पॉजिटिव एनर्जी, उसकी विल पावर बहुत ज़रूरी है इस पर रोक लगाने के लिए। किसी भी बैन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग टू द शो, और बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी। जाहिर सी बात है हमारे दर्शक लाभान्वित हुए होंगे इस जानकारी से। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि युवा शक्ति हैं आप, पॉजिटिव एनर्जी, विल पावर से भरपूर हैं, संभावनाओं से भरे हुए हैं। आप कोशिश करिए कि नेगेटिव चीज़ों को अवॉइड करके और पॉजिटिव चीज़ों की ओर बढ़ने की कोशिश करें। इसी के साथ आज का शो हम यहीं ख़त्म करते हैं और अगली बार फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार।